कहानी की शुरुआत होती है बेनी और उसकी टीम से, जिन्हें खबर मिलती है झोपड़पट्टी में कुछ आतंकवादी छुपे हैं। इसलिए वह अपने चॉपर से वहां पहुंचता है और उस पूरे घर को चारों तरफ से घेर लेता है और अनाउंस करता है कि जो भी घर के अंदर है वह बाहर आ जाए। लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता है, जिसके बाद उन्हें उन लोगों पर फायरिंग करना पड़ता है। लेकिन वहां से भी इनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलती हैं, जिसमें इनके कई जवान शहीद भी हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन को देखते हुए पोप अपनी टीम को ऑर्डर देता है, तुम लोग मुझे कवर दो, मैं ऊपर से जाकर इन्हें मारूंगा। और वह करता भी ऐसा ही है। वह दूसरी इमारत पर जाता है और वहां से एक धमाका करता है, जिससे कि वह पूरा घर उड़ जाता है और सारे आतंकवादी मारे जाते हैं। जब वह अंदर जाता है तो वहां उन्हें बहुत सारा कैश और हथियार आय भी मिलता है, लेकिन उसके साथ उन्हें कुछ घायल लोग भी मिलते हैं, जिनसे पूछने पर पता चलता है कि वह लोरिया के लिए काम करते हैं। आपको बता दें, लोरिया अभी के समय का सबसे बड़ा माफिया है और उसका पूरे देश पर कंट्रोल है, जहां वो कई सारी नशीली चीजें भी सप्लाई करता है। इसके बाद वो उनसे लोरिया का पता पूछते हैं, पर वो आधा अधूरा एड्रेस ही बता पाते हैं, जिसके बाद उन्हें भी मार दिया जाता है। पूरे घर को छानने के बाद उन्हें वहां से कुछ बच्चे और लड़कियां भी मिलती हैं, जिन्हें वह अपने साथ ले जा रहे थे। लेकिन तभी एक लड़की उनके चंगुल से बच के भाग जाती है। तब पोप कहता है, तुम लोग यहीं रुको, मैं उसे ले आता हूँ। वो उसका पीछा करने लगता है और उसकी यह तलाश जाकर खत्म होती है एक घर में, जहाँ पर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम इवाना है। और वह पोप को जानती थी, इसीलिए उसने इस लड़की को भागने दिया। पर वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था वहां से जाने के लिए, और ये भी बता दिया था कि हम लोग रेड करने वाले हैं, फिर तुम वहां क्यों गई? वो कहती है, मेरा भाई वहां पर था इसलिए मैं गई थी, लेकिन तभी तुम लोग वहां अचानक से घुस गए और अब मेरा भाई तुम्हारे अंडर है, तुम उसे कैसे भी करके छुड़ा दो। पर पोप के लिए ये काम इतना आसान नहीं था। लेकिन तभी इवाना ऐसी चीज बोलती है जिसे सुनने के लिए पोप ने अपनी पूरी उम्र गुजार दी। वह उसे बताती है कि मुझे लोरिया का घर का एड्रेस पता है, क्योंकि मैं ही उसके घर पर सारे पैसे पहुंचाती हूँ, पर मैं तभी बताऊंगी जब तुम मेरे भाई को छुड़ाओगे। तो पोप मान जाता है, क्योंकि लोरिया एक बहुत बड़ा शिकार है, और उससे कहता है जब तुम अगली बार जाओ तो उसके घर की एक वीडियो बना के लाना, तब मैं तुम्हारे भाई को रिहा कर दूंगा। सो डील डन हो जाती है। वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल की वीडियो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीन शिफ्ट होता है बेनी पे, जो अभी भी वही काम कर रहा है, लेकिन आज उसे मिलने वहां पोप आया है, जो उसका काफी पुराना दोस्त है। उन दोनों में काफी बातें होती हैं। फिर वह उसे एक काम करने को कहता है। उस काम को सुनते ही वह हाँ कर देता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है, वह तभी उसके साथ जाएगा जब रेडक्लिफ उसके साथ चलने को तैयार होगा। अब यहाँ हम कहानी के तीसरे किरदार को देखते हैं, जो किसी जमाने में एक जांबाज सैनिक हुआ करता था, लेकिन आज वह एक ब्रोकर है और अपना खर्चा पानी बड़ी मुश्किल से चला रहा है। उसकी बीवी ने भी उसे डिवोर्स दे दिया है और अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वह अपनी बेटी की स्कूल फीस भर सके। तभी वहां पोप आता है, जिसे देखते ही वह कुछ भी करने को मना कर देता है। लेकिन वह कहता है, मुझे तुम्हारे बस कुछ दिन ही चाहिए, जिसके बदले में मैं तुम्हें $2000 दूंगा। लेकिन वह मना कर देता है। वह जानता था कि पोप उससे कुछ उल्टा सीधा करवाएगा। पोप भी जबरदस्ती नहीं करता है। इसके बाद वह लोग रेडक्लिफ की बेटी के स्कूल उसे ड्रॉप करने जाते हैं, जहां पॉप को पता चल जाता है कि असल उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। इसलिए वह वहीं उतर जाता है और मिशन की फाइल वहीं छोड़कर चले जाता है। उसे पता था कि वह उससे मिलने जरूर आएगा। घर आने पर रेडक्लिफ को कुछ बिल्स मिलती है, जिन्हें भरने की डेट नजदीक आती जा रही थी मैम, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं थे। उसके दिमाग में भी पॉप की बातें अब घूम रही थी। इसके बाद अब पॉप अपनी टीम के आखिरी शख्स के पास जाता है, जिसका नाम है कैटफिश, जो कि एक पायलट है, लेकिन उसका लाइसेंस रद्द हुआ पड़ा है उसके कुछ कांड की वजह से। लेकिन पोप कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें बस मेरे लिए प्लेन उड़ाना है। अगर तुम वो कर सकते हो तो मेरे साथ आ जाओ। इसके बाद तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे जितने तुमने अपनी जिंदगी में देखे भी नहीं होंगे। इसके बाद हम वहां पर रेड फ्लाई को भी देखते हैं, जिसका मतलब है कि उसने मन बना लिया है कि अब पॉप के साथ काम करने का, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत किसे नहीं है। अब पूरी टीम ब्राजील के लिए रवाना होते हैं, जहां पे इनका सफर एक जंगल में जाकर खत्म होता है और इनके सामने एक विला था जो कि काफी पुराना सा लग रहा था। तभी उसके अंदर एक कार जाती है और इसके अंदर थी इवाना, और इस कार में करोड़ों रुपए रखे हुए थे। लेकिन इवाना का काम है कि वह घर के हर एक हिस्से को रिकॉर्ड करे, और यही करती है। तभी उसके सामने लोरिया आ जाता है, जो रजिस्टर पर साइन करने आया था, और यहाँ हम पहली बार उसको देख पाते हैं। इसके बाद वह यहाँ से सीधा घर चली जाती है और बाहर खड़े हुए लोग भी होटल चले जाते हैं, जहाँ सभी साथ में बैठकर बातें करते हैं। तब बेनी कहता है कि हम ये सब पूरा करने के बाद डिपार्टमेंट को कब बताने वाले हैं। तो पोप कहता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं सरकार को इसमें से एक पैसा नहीं देने वाला हूँ। पर यह बात बेनी को ठीक नहीं लगती है, तो वह कहता है, तुम खुद बताओ, हमने सरकार के लिए इतने साल सेवा की, अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन आज देखो हमारी हालत कैसी हो गई है। रेडक्लिफ को देख लो,
उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी बेटी की फीस भर सके। वहीं बेनी, तुम खुद को देख लो, तुम जो कर रहे हो तुम्हें उसमें मजा आ रहा है, नहीं ना? मांस, तुम ये सब जबरदस्ती कर रहे हो। ये सब बोलने के बाद वह सभी को छोड़ने के लिए उनके उनके रूम तक जाता है, लेकिन बीच में सब कहते हैं हम ये काम करने के लिए रेडी हैं, लेकिन ये करने के लिए हमें एक प्लान बनाना होगा। तो पॉप कहता है मेरे पास प्लान है, मैंने पूरी रिसर्च करी है, जिसमें मुझे यह पता चला है कि हमेशा लोरिया गार्ड्स के साथ ही रहता है, लेकिन संडे वाले दिन वो अपने परिवार के साथ चर्च जाता है। तब घर पर कोई नहीं रहता सिवाय कुछ गार्ड्स के, और उसी समय हम घर में घुस जाएंगे और घर में और जितने भी पैसे होंगे सब चुरा लेंगे और घर को आग लगा देंगे। रेडक्लिफ कहता है हमें एक वैन की जरूरत भी पड़ेगी, तुम वो कहां से लाओगे? ना तो पोप ने उसका भी इंतजाम कर रखा था। जिसके बाद वह वापस से इवाना के पास पहुंचता है और उससे कहता है तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा, तुम्हें संडे के दिन लोरिया के घर के बाहर वैन ले आनी होगी। उसके बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को एक न्यू पासपोर्ट और $2 मिलियन दूंगा, जिससे लेके तुम किसी दूसरे देश निकल जाना जहां तुम अपनी लाइफ आराम से एंजॉय कर सको। मान जाती है। अब अगले दिन चारों लोगों को लेके पोप एक कंटेनर के पास जाता है, जिसके अंदर बस असला बारूद ही भरे पड़े थे। सभी अपने हथियार ले लेते हैं और अब उन्हें बस संडे का इंतजार था। जिसके बाद तब रेडक्लिफ कहता है हमें वहां से दूर जाने के लिए एक चॉपर की जरूरत पड़ेगी। तो वह बताता है उसके लिए हमें $3 मिलियन देने होंगे। तब पोप उन्हें वह वीडियो दिखाता है जो असल में इवाना ने बनाई थी, जिसमें टेबल में बहुत सारे पैसे रखे हुए दिख रहे और यही इनका टारगेट है। 2 दिन बाद संडे आ जाता है। सुबह सुबह लोरिया की पूरी फैमिली चर्च के लिए निकल जाती है। जिसके बाद हम इवाना की वैन को देखते हैं जो घर के अंदर घुसती है, पर बीच में ही उसे गार्ड रोक लेता है। तब वह उनसे कहती है मैं बस यह कार यहाँ पर रखने के लिए आई हूँ, जिसके बाद मैं दूसरी कार लेके निकल जाऊंगी। और वह करती भी ऐसा ही है, लेकिन उसके पीछे से पोप की टीम घुस जाती है और एक एक करके सभी गार्ड्स को मारने लगती है। जिसके बाद वह उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें पैसे मिलने वाले थे। अब वह घर का हर एक कोना और तिजोरी ढूंढ डालते हैं, लेकिन पैसे कहीं नहीं थे और यह देखकर इनका दिमाग घूम जाता है। तब रेडक्लिफ कहता है उस लड़की ने हमारे साथ मजाक किया है, लेकिन पोप को यकीन था कि पैसे यहीं पर होंगे, कहीं आसपास ही। वह थोड़ी देर ढूंढता है, तब उसे पेंट की स्मेल आती है और वहाँ पेंट के डिब्बे भी रखे हुए थे, यानी कि अभी अभी फ्रेश पेंट हुआ है। जब वह दीवारों को छूता है तो उसे महसूस होता है कि यह अंदर से खोखली है और वह उसे उखाड़ने लगते हैं और वहाँ जो वह देखते हैं उससे उनके होश ही उड़ जाते हैं। असल में लोरिया का पूरा पैसा उसी दीवार के अंदर छुपाया हुआ था और इनकी उम्मीद से भी ज्यादा है, जिसे वह एक एक करके बाहर निकालने लगते हैं और बैग्स में भरने लगते हैं। लेकिन वह पैसे इतने ज्यादा थे कि उनके बैग्स ही खत्म हो जाते हैं। तब वह उस घर में जितने भी बैग्स रखे हैं उनमें बैग्स भरना शुरू करते हैं। लेकिन अब पोप उन्हें चलने को कहता है क्योंकि गार्ड आने वाले होंगे, लेकिन रेडक्लिफ को इतने पैसे देख के लालच आ गया था, वो और लेना चाहता था। इसीलिए वह दूसरे रूम्स में जाता है जहां पर अचानक से एक सीक्रेट डोर से कोई शख्स उन पर हमला करने लगता है। वो मरते मरते बचते हैं, लेकिन आखिर में सभी उसे मार डालते हैं। जब वह पास जाते हैं तो वह असल में लोरिया था। आज उसकी किस्मत बुरी थी कि वो अपने परिवार के साथ चर्च नहीं गया, अगर चला जाता तो बच जाता। लेकिन अब इनकी जान भी मुसीबत में पड़ने वाली है, क्योंकि 40 मिनट हो गए हैं और अब सारे गार्ड वापस आने लगे हैं। इसलिए अब इन्हें तैयार रहना होगा और जाते जाते पूरे घर को आग लगा देते हैं। जिसके बाद यह उस जगह पर आग पहुंचते हैं जहां पर चॉपर इनका इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके बदले में उन्हें $3 मिलियन देने पड़ते हैं। तब वह वहां मौजूद एक आदमी को दे देते हैं और फिर यह पैसों को लोड करना शुरू करते हैं। लेकिन कैटफिश कहता है पैसों का वजन ज्यादा हो गया है, हमें कुछ कम करना होगा। लेकिन रेडक्लिफ सारे पैसे साथ ले जाना, पर वह बताता है यह आसान नहीं है, क्योंकि रास्ते में हमारे 2 माउंटेन्स आएंगे जिसे इन पैसों के साथ पार करना बहुत मुश्किल होगा। और यही बात वह भी कहना चाहता था, लेकिन वह नहीं मानता। तभी वहां इवाना और उसका भाई आ जाते हैं, जिन्हें देख के रेडक्लिफ कहता है इन्हें यहीं पर मार दो, हम इन्हें साथ में नहीं ले जा सकते हैं। तब पोप उसे बहुत सुनाता है और कहता है तुम्हारा पैसा देख के दिमाग खराब हो गया है, मैंने इनसे वादा किया है बॉर्डर क्रॉस करने का, मैं इन्हें धोखा नहीं दे सकता। कुछ देर के बाद वह लोग उड़ जाते हैं और फिर बॉर्डर के पास पोप इवाना को पैसे दे देता है और फिर वह लोग अपनी मंजिल के लिए उड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ से इनकी दिक्कतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि सामने थे इनके बड़े बड़े पहाड़ और चॉपर में कई टन वजन था, जिसे लेके और ऊंचाई पर जाना आसान नहीं होने वाला है। कैटफिश कहता है कि हमें कुछ पैसे नीचे गिराना होगा, लेकिन रेडक्लिफ एक भी पैसे छोड़कर नहीं जाना चाहता है, इसलिए वह मना कर देता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद इनके चॉपर का इंजन खराब हो जाता है और तब इन्हें अपना चॉपर एक गांव के पास क्रैश करना पड़ता है। अब सब सही सलामत तो होते हैं, लेकिन गांव वाले इनके पैसे चुराने लगते हैं। तब रेडक्लिफ उन्हें मना करता है, लेकिन वह उसकी नहीं सुनते हैं, तो वह उन्हें वहीं मार देता है, जिससे उसके साथी बहुत नाराज होते हैं। लेकिन यहाँ पर रेडक्लिफ के सिर बस पैसों का भूत सवार है, वह उसके अलावा और कुछ नहीं सोच रहा है। लेकिन यहाँ उसने जिस आदमी को मारा है
आमिन उसके बेटे के अंदर अब बदले की आग भर गई है। पर वहीं दूसरी ओर रेडक्लिफ गांव के मुखिया से बात करता है और उन्हें पैसे देकर कुछ गधे खरीद लेता है, जिसके ऊपर वह उन पैसों को रख के आगे के लिए रवाना होते हैं। लेकिन इनके रास्ते में अब कई कठिनाइयां आती हैं, जिससे इन्हें काफी परेशानी होती है। कई जगहों पर इन्हें तेज बारिश का भी सामना करना पड़ता है। पर जब सारे एक चट्टान पर चढ़ रहे होते हैं तो तभी अचानक से इनका एक गधा नीचे गिर जाता है, अपने साथ कई करोड़ रुपए लेकर। तो अगर यह चॉपर से पैसे कम कर देते तो आज सही सलामत घर पर होते, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि अब इन्हें खुद ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यह गद्दे ऊंची ऊंची चट्टानों पर नहीं चढ़ पाएंगे। इसलिए वे खुद ही रस्सियों की मदद से पैसे को नीचे उतारते हैं और फिर खुद भी नीचे जाते हैं। लेकिन आज की रात उन्हें वहीं गुजारनी होगी। लेकिन यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है और ऐसे में यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन तब बेनी एक बोरी पैसों को जला देता है और फिर उसकी गर्मी से आग सेकता है। इसे कहते हैं असली रिच लाइफ जीना। ठंड लगी तो पैसे ही जला दिए। अब अगले दिन ये लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे उन पे पता नहीं कहाँ से गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं और इसी में एक गोली आकर रेडक्लिफ के सिर पर लगती है, जिससे कि वह वहीं मारा जाता है। यह देखकर सभी दोस्त पूरी तरह से टूट जाते हैं। पर यहाँ बेनी उस लड़के को मार देता है जिसने रेडक्लिफ को मारा था। इन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तब बेनी और कैटफिश के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। उसे लगता है कि उसकी वजह से रेडक्लिफ की जान गई है। लेकिन तब पॉप बताता है कि वह असल में उसी आदमी का बेटा है जिसको रेडक्लिफ ने मारा था, इसीलिए वह बस उसी को ही मारने आया था। अब पोप कहता है कि रेडक्लिफ का सपना था कि वह उन सारे पैसों को अपने साथ ले जाए, लेकिन हम इतने पैसों को साथ में नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए हम एक काम करते हैं, इस खाई में कुछ पैसों को फेंक देते हैं। कुछ दिनों के बाद बर्फ गिरने लग जाएगी, जिससे यह ढक जाएंगे और किसी को पता तक नहीं चल पाएगा। वह ऐसा ही करते हैं और कुछ पैसों को लेकर अपने साथ निकल जाते हैं। बीच में उन्हें एक लड़का वैन के साथ मिलता है। वह उन पर बंदूक तान देता है, लेकिन पोप उसे मारता नहीं है, बल्कि उसके हाथ पैर बांध के पीछे बैठा देता है और कुछ पैसे भी देता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद इनके पीछे कुछ लोग लग जाते हैं। अब ये लोग कौन थे, यह इन्हें भी नहीं पता था, लेकिन इन्हें यह जरूर पता था कि ये इन्हें मारना चाहते हैं। इसलिए ये तेजी से आगे बढ़ते हैं और समुद्र के किनारे पहले से खड़ी बोट पर बैठ जाते हैं और इसमें गोलीबारी होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये सभी को मार डालते हैं, फिर वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद ये बड़े से जहाज से अपने देश में आ जाते हैं, जहां पर हम सभी को साथ देखते हैं। टेबल पर सारे पैसे रखे थे और यहाँ एक वकील भी मौजूद थी, जो उनसे कहती है कि मैं तुम्हारे सारे पैसों को वाइट कर दूंगी और हर महीने थोड़े थोड़े पैसे दूंगी। लेकिन पोप फैसला करता है कि वह अपने हिस्से के पैसे रेडक्लिफ के परिवार वालों को दे देगा। जिसके बाद एक एक करके सभी उन पैसों को रेडक्लिफ के परिवार को देने का फैसला करते हैं। कुछ देर के बाद बाहर निकलते समय बेनी पॉप को एक पर्ची देते हुए कहता है, कुछ दिनों के बाद हम एक बार फिर मिलेंगे। उसके जाने के बाद जब वह उस पर्ची को खोलता है तो उसमें कुछ एल्टीट्यूड्स लिखे हुए थे, जो उसी जगह के थे जहां पर इन्होंने 90% पैसों को छुपा दिया था। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।